शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफा जहाँ फ्रॉम लर्निंग विद रिफा जहाँ यूट्यूब चैनल। सो एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्टेशन। सो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन। बेसिकली आज हम कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिस्कस करेंगे और उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट देखेंगे रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन पे। मतलब कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है इनके कम ज़्यादा होने से ट्रांसपैरेशन के रेट पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आज हमने डिस्कस करना है वो देख लेते हैं। आज हम देखेंगे लाइट का इफेक्ट, फिर देखेंगे हम टेम्परेचर का इफेक्ट, कार्बन डाई कंसनट्रेशन का, फिर हम देखेंगे ह्यूमिडिटी एंड वाटर वेपर का, विंड का, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर का। सो इन तमाम जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उनका हम इफेक्ट वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लाइट को डिस्कस करते हैं। मैं आपको ना पहले आसान कर देती हूँ एक स्टेटमेंट बता के, फिर ये सारी की सारी आपको समझ आ जाएगी। ऐसा है कि लाइट का अगर हम इफेक्ट देखें ना तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन पे। इसका मतलब कि लाइट ज़्यादा तो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन भी ज़्यादा, लाइट कम तो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन भी कम। ठीक है, अच्छा इसका मतलब कि लाइट जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रही होती है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। ठीक है, अब कैसे ही कंट्रोल कर रही होती है ओपनिंग और क्लोजिंग को वो हम देख लेते हैं। ऐसा है कि जब लाइट अवेलेबल होगी ना, ठीक है, जब लाइट अवेलेबल होगी तो पोटाशियम जो है वो जल्दी से क्विकली एक्टिवली एंटर करेंगे गार्ड सेल्स में। अब जैसे ही आपको हमने पीछे भी बताया था कि गार्ड सेल में पोटाशियम एंटर हुआ तो गार्ड सेल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, इसका मतलब गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल कम हो गया। अब जैसे ही गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल कम होगा तो आपको पता है हमेशा वाटर ने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करना है। मतलब कि बाहर से वाटर एंटर करेगा गार्ड सेल्स में। सो पानी जो है वो गार्ड सेल के अंदर आने की वजह से फूल जाता है और टर्जिड हो जाता है। अब जैसे ही गार्ड सेल्स टर्जिड होंगे क्या होगा कि जो स्टोमा है या जो पोर है वो ओपन हो जाएगा। समझ आ गई? अब आपको समझ आ गई कि कैसे लाइट कंट्रोल कर रही थी ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। अब आपको पता है कि जब लाइट ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल कर रही है इसका मतलब लाइट का इफेक्ट है रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन पे। वो क्या इफेक्ट है मैंने आपको बता दिया था कि स्ट्रॉन्ग लाइट होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन भी क्या होगा, मच मोर होगा। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर हम डिम लाइट की बात करें या कोई लाइट ना हो तो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन या बहुत कम होगा या ना होने के बराबर होगा। समझ आ गई? आई होप आपको लाइट का इफेक्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हमने टेम्परेचर का इफेक्ट डिस्कस करना है। अब मैं अगेन आपको एक स्टेटमेंट बता दूंगी, फिर ये पूरे का पूरा जो टेम्परेचर वाला पैराग्राफ है वो आपको समझ आ जाएगा। टेम्परेचर की इफेक्ट की अगर हम बात करें रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन पे तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा तो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन भी ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन भी कम। अब इसमें क्या लॉजिक है वो हम लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा है कि जब सनलाइट ज़्यादा होगी या सनलाइट स्ट्रॉन्ग होगी या फिर बड़ा ब्राइट और सनी डे होगा तो उस टाइम पे जाहिर है ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी पड़ती है पौधों पे तो सनलाइट ज़्यादा होने की वजह से आपको पता है कि इन्वायरमेंटल का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। समझ आ गई? टेम्परेचर ज़्यादा होने से ह्यूमिडिटी हमेशा कम होती है। जैसी नमी कम होगी एवेपोरेशन ऑफ वाटर होगी। एवेपोरेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होगी कहाँ से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ मीजोफिल सेल। नहीं समझ आ गई? मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ऐसा है कि जब टेम्परेचर हाई होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होने के मतलब है कि ह्यूमिडिटी मतलब कि इन्वायरमेंट में नमी कम है, तभी तो टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जब इन्वायरमेंट में नमी कम होगी तो एवेपोरेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में आपको पता है एवेपोरेशन ऑफ वाटर होती है। मैं आपको आसान सी एग्जांपल देती हूँ। जब आप कपड़े धोते हो, ठीक है, और कपड़े धोने के बाद जब आप उसको सुखाते हो धूप में तो क्या होता है कि उसमें फिर हाई टेम्परेचर की वजह से एवेपोरेशन ऑफ वाटर होती है। ठीक है, सेम इज द केस विद प्लांट्स कि जब हायर टेम्परेचर होगा ह्यूमिडिटी नमी कम होगी और एवेपोरेशन ऑफ वाटर जो सरफेस ऑफ मीजोफिल सेल्स है ना वो बढ़ जाता है। इसका मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से इनडायरेक्टली हम ये कहना चाह रहे हैं कि रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन ज़्यादा हो जाता है। अब वो एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ मीजोफिल सेल कह रहा है लेकिन आसान कर दिया कि रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन ज़्यादा हो जाता है। नीचे उन्होंने भी लिख भी दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। वो कंडीशंस ये हैं कि जब 10 डिग्री टेम्परेचर में इंक्रीज आता है ना, सो एवरी 10 डिग्री इंक्रीज
इन टेम्परेचर क्या होगा कि वो डबल कर देता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। हमने बेसिकली इन फैक्टर्स का इफेक्ट डिस्कस करना है। तो हमने कहा कि एक तो इनका इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, दूसरा हमने कहा कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इंक्रीज आता है तो उसके इंक्रीज होने के बाद ट्रांसपरेशन का रेट डबल हो जाता है। लेकिन ये खतरे की एग्जांपल है ना। अब खतरे की एग्जांपल है, इसका मतलब कि वो इन्वायरमेंट जहाँ टेम्परेचर रहता ही 40 या 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसमें क्या होगा, उसमें तो फिर बिल्कुल ही जो पौधे हैं वो मुरझा जाएंगे, मतलब कि उनमें इतनी ट्रांसपरेशन होगी, क्योंकि हमने कहा हायर टेम्परेचर में हाई ट्रांसपरेशन होगी, तो क्या होगा कि पौधे जो है वो मुरझा जाएंगे। कुछ तो मैकेनिज्म अब प्लांट्स भी परफॉर्म करेंगे ना कि वो ज़्यादा ट्रांसपरेशन ना हो और वो विल्टिंग या फिर वो डेथ की तरफ प्लांट ना जाए, तो वो क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि कुछ हार्मोनल इफेक्ट्स भी फिर होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। सो कहते हैं कि जब हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है ना, जब टेम्परेचर जो है वो 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है ना, तो इसमें क्या होता है कि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, अल्टीमेटली स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। क्यों, वो कुछ हम देखेंगे भी आगे, मैंने अभी बताया आपको कि हार्मोन्स का चेंज भी डिस्कस करेंगे। सो क्या होता है कि स्टॉप हो जाएगा, जैसे ही स्टोमेटा क्लोज होंगे तो क्या होगा कि रेट ऑफ ट्रांसपरेशन में भी इफेक्ट आएगा, और वो ये इफेक्ट होगा कि वो रिड्यूस हो जाएगा। जाहिर है स्टोमेटा क्लोज होंगे तो ट्रांसपरेशन का रेट भी रिड्यूस होगा। समझ आ गई है। अगर ज़्यादा टाइम के लिए, मतलब उस इन्वायरमेंट में जहाँ ज़्यादा देर के लिए हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है, या जहाँ सॉइल वाटर लिमिटेड हो जाता है, फिर तो प्लांट जो है वो अभी मैंने बताया मुरझा जाएंगे या डेथ हो जाएगी प्लांट्स की, डाई हो जाएंगे। तो क्या ऐसा प्लांट्स, अभी मैंने आपको बताया मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहे होते हैं हार्मोन्स की मदद से, कि वो जो है वो हाई से हाई टेम्परेचर में भी बेयर कर लेते हैं उस टेम्परेचर को, या भी हमने कहा कि वो स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कि भाई ट्रांसपरेशन को रोक दो, अगर ज़्यादा ट्रांसपरेशन होगी तो प्लांट कहेगा मेरी तो डेथ हो जाएगी। तो ऐसा है कि प्लांट्स जो है वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करेंगे, हम आगे देखेंगे भी। एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है बेसिकली, ये बेसिकली स्टोमेटा की मूवमेंट को प्लांट्स में कंट्रोल कर रहा होता है। हमने कहा ना कि हाई टेम्परेचर में स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, इसका मतलब हाई टेम्परेचर में प्लांट्स में हार्मोन सिक्रीट होंगे, और वो जैसे ही हार्मोन सिक्रीट होंगे वो स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, ताकि ज़्यादा टेम्परेचर में जो एवेपोरेशन है या जो ट्रांसपरेशन है वो इतनी ज़्यादा ना हो कि डेथ की वजह बने या फिर विल्टिंग की तरफ बात है या मुरझाने की तरफ बात है, ठीक है। तो कहते हैं कि जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लीफ सेल जो है वो स्टार्ट होने लग जाते हैं, विल्टिंग जैसे मुरझाना शुरू कर देता है ना पौधा, तो क्या करते हैं कि एक हार्मोन रिलीज होता है, और वो हार्मोन जो है वो मेसोफिल सेल्स रिलीज कर रहे होते हैं, और उन हार्मोन्स को हम एब्सिसिक एसिड बोल रहे होते हैं। अब ये जो हार्मोन है ना, ये बेसिकली सप्रेसिस कर देता है। सप्रेसिस का मतलब है कि दबा देता है, ये कम कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है द इफेक्ट ऑफ लाइट, ये लाइट के इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर देता है। मतलब कि एक तो हमने कहा कि इस हार्मोन ने प्रोडक्शन होने के बाद जो कि मेसोफिल सेल इसको रिलीज कर रहे होते हैं, एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, एक तो ये स्टोमेटा को क्लोज करेगा, दूसरा ये कोशिश करेगा कि लाइट का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इफेक्ट है प्लांट्स पे वो उसको रिड्यूस कर दे, ठीक है। अच्छा, ताकि रिड्यूस करने का मतलब है कि उसको उतना फिर खतरा ना हो उस लाइट इफेक्ट से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि अब क्या होगा कि जैसे ही हार्मोन सिक्रीट होंगे तो एक्टिवली जो पोटाशियम आयन है वो गार्ड सेल्स में जो है वो जाना स्टॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना गार्ड सेल में पोटाशियम आयन जाएंगे, ना उनमें सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और वाटर पोटेंशियल कम होगा, ना वाटर जो है वो हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल मतलब कि जो गार्ड सेल है उसमें एंटर करेगा, और ना वो टर्जिड होंगे ना वो फूलेंगे। समझ आ गई। इसका मतलब कि जो हार्मोन्स हैं जो स्पेसिफिकली हमने एब्सिसिक एसिड का जिक्र किया, वो क्या करता है, वो पोटाशियम आयंस को भी गार्ड सेल में जाने से रोकता है ताकि स्टोमेटा क्लोज हो जाए। अब समझ आ गया एब्सिसिक एसिड का क्या काम है। इसका काम ये था कि एक तो इसने स्टोमेटा को क्लोज करना है। वो कैसे क्लोज करेगा, ये जाके जैसे टेम्परेचर हाई होगा ये पोटाशियम को स्टॉप कर देता है गार्ड सेल से अंदर एंटर होने से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, और ये एक और काम करता है कि ये स्प्रेस कर देता है, रिड्यूस कर देता है लाइट इफेक्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट को, ताकि प्लांट्स ना मुरझाएं और ना उनकी डेथ हो, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट थर्ड इन्वायरमेंटल फैक्टर डिस्कस करना है और उसका इफेक्ट देखेंगे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे। अब वो थर्ड जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। ये डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ही, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन आना था, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का हम इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बता दूं ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, फिर जो है वो हम इसको डिस्कस करते हैं। ऐसा है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट डिस्कस करें रेट ऑफ
ट्रांसपरेशन पे, तो इनका इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यस, अभी तक हमने जितना इफेक्ट डिस्कस किया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जब कम होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगा, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन जो है वो कम होगा। समझ आ गई? अब सवाल ये पैदा होता है कि प्लांट्स में कब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और कब लो होगी। अब वो कम ज़्यादा होने से जो इफेक्ट है वो तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन सवाल पैदा होता है कि लो कब होती है। जाहिर है लो तभी होगी कि जब उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसका मतलब कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हों और रेस्पिरेशन कम हो। इसका मतलब कि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन नहीं हो रही जितना वो इस्तेमाल हो रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन प्लांट्स में कम होती है। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन प्लांट्स में कम होगी, हमने कहा कि इसने क्या करना है, कम होने की वजह से रेट ऑफ ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा? वो जाहिर है अगर हम रेट ऑफ ट्रांसपरेशन ज़्यादा की बात करें तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से स्टोमेटा की ओपनिंग हो रही होगी। समझ आ गई? तो यही वो बात है, कहते हैं कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगी पोटाशियम आयंस की इनटू द गार्ड सेल। समझ आ गई? अब वो अगेन वही वाली कहानी कि जैसे ही फिर पोटाशियम आयन गार्ड सेल में आएगा, सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा, वाटर पोटेंशियल कम, फिर हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, मतलब कि गार्ड सेल में पानी आएगा, गार्ड सेल फूल जाएगा, टर्जिड हो जाएगा और अल्टीमेटली स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। समझ आ गया? कम कंसंट्रेशन की वजह से ट्रांसपोर्ट हो रही है पोटाशियम आयन की गार्ड सेल में, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि रात के वक्त जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है और जब एब्सेंट होती है फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब कि रात के वक्त जब रेस्पिरेशन हो रही है, जब प्रोडक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की और इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं हो रही, बस वो प्रोड्यूस ही हो रही है। अब जैसे रात के वक्त सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और उसका लेवल राइज देखा जाता है रात के वक्त पौधों में, तो क्या होगा कि अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई रात के वक्त, तो इसने क्या करना है कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कम करना है। कैसे? क्योंकि ये स्टॉप कर दी, उल्टा है ना, आगे उसने कहा क्या था, उसने एक्टिव कर दिया था ट्रांसपोर्ट को गार्ड सेल में, लेकिन इसने स्टॉप कर देना है। अब जाहिर है जैसे स्टॉप हो जाएगा गार्ड सेल में पोटाशियम आयन नहीं जाएंगे, गार्ड सेल जो है वो फूलेंगे नहीं, जाहिर है क्योंकि पानी नहीं आएगा। अब क्योंकि गार्ड सेल में रात के वक्त पोटाशियम आयन नहीं जा रहा, इसका मतलब गार्ड सेल में सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होगी रात के वक्त, सोल्यूट कंसंट्रेशन कम हुई, वाटर पोटेंशियल हाई हो गया। अब क्या करेगा, अब हायर वाटर पोटेंशियल मतलब गार्ड सेल से लोअर वाटर पोटेंशियल, मतलब कि एनवायरनमेंट में वाटर ने जाना है, तो अल्टीमेटली जब पानी गार्ड सेल से बाहर जाएगा वो फ्लैसिड हो जाएंगे, वो बिल्कुल सुकड़ जाएंगे, तो अल्टीमेटली स्टोमेटा क्लोज होते हैं। और ये सारे का सारा जो तामझाम हमने देखा ये कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसंट्रेशन में देखा गया, तभी तो हमने कहा इसका इफेक्ट जो है वो उल्ट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। इसके रिजल्ट में ट्रांसपायरेशन ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाएगी क्योंकि स्टोमेटा क्लोज है। समझ आ गई? इसलिए रात के वक्त जो है वो स्टोमेटा क्लोज होने का मतलब है कि रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट में ट्रांसपायरेशन का रेट बहुत कम होता है, ये ना होने के बराबर होती है रात के वक्त ट्रांसपायरेशन। समझ आ गई? अच्छा जी, टाइम नहीं वेस्ट करते, फोर्थ अपना फैक्टर डिस्कस करते हैं, दैट इज ह्यूमिडिटी एंड वाटर वेपर। अगेन आपकी ज़िंदगी आसान कर दूँ वो ये कि एक स्टेटमेंट बताऊंगी तब आपको ये सारी समझ आ जाएगा। इसका इफेक्ट भी इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यस, इसका मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम, ह्यूमिडिटी कम तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा। समझ आ गई? उल्टा। अच्छा, अब ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर का मतलब होता है नमी। इन्वायरमेंट में जब नमी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगा। अब कैसे? जब ड्राई एयर है ना, जब खुश्क इन्वायरमेंट है या जिसमें आप कह सकते हैं ह्यूमिडिटी कम है, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़्यादा होता है। कैसे? अब हम देख लेते हैं। कहते हैं कि जब एयर ड्राई होती है तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर जो है उसके इफेक्ट ये होता है कि जो मीजोफिल सेल है ना, जो एयर स्पेसेस है, जो स्टोमेटा है, वहाँ से पानी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर होता है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट ड्राई है, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी कम इसका मतलब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा। अब जब नमी ही नहीं है माहौल में तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बाहर की तरफ डिफ्यूज़ आउट होता है। समझ आ गई? जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है।
लेकिन अगर ह्यूमिड एयर है, हवा में ऑलरेडी नमी है, तो फिर ऑटोमेटिकली आप खुद दिमाग लगाएं ना, जब हवा में नमी है तो फिर रेट ऑफ ट्रांसपरेशन ज़ाहिर उसने फिर रिड्यूस होना है, क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ वाटर बाहर कम होती है, टेम्परेचर कम है ना बाहर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी नहीं है, अगर ह्यूमिडिटी है तो इसका मतलब बाहर टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर कम में हमने पीछे इफेक्ट देखा कि रेट ऑफ ट्रांसपरेशन तो कम होता है। इसका मतलब कि अगर ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन कम होगा। समझ आ गई? तो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन डिक्रीज, सिंपल था, कोई मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट हमने जो इफेक्ट डिस्कस करना है दैट इज विंड, जो कि एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। अगर इसका इफेक्ट देखें ना रेट ऑफ ट्रांसपरेशन पे, मैं अगेन आपकी ज़िंदगी आसान कर देती हूँ एक स्टेटमेंट बता के, वो ये कि अगर विंड का इफेक्ट देखें रेट ऑफ ट्रांसपरेशन पे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। समझ आ गई होगी आपको कि विंड ज़्यादा तो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन भी ज़्यादा, विंड कम तो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन भी कम। समझ आ गई? यही चीज़ें आगे लिखी हुई कोई है ही नहीं। कहते कि एयर मूवमेंट जब ज़्यादा है, आप खुद सोचिए, आप ज़रा इमेजिनेशन में लेके आएंगे, अगर लीफ सरफेस के पत्ते पे अगर हवा चल रही है और वो वाटर जो ट्रांसपरेशन पुल की वजह से सरफेस पे आया, अब सरफेस पे आने पे जैसे हवा का झोंका है वो तो गायब हो गया सरफेस से, ठीक है। अब जैसे वो वाटर वेपर गायब होगा हवा की वजह से, तो अब जो ट्रांसपरेशन पुल की वजह से एक टेंशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से एक चेन बनती थी हमने कहा वाटर की, और वाटर मॉलिक्यूल्स की जो चेन है वो फिर जाहिर है जब ऊपर से वाटर मॉलिक्यूल सरफेस से हट गया तो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल ने जाहिर उसकी जगह लेनी है। समझ आ गई कि विंड ज्यादा होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन भी ज्यादा होगा। मतलब सरफेस पे जो फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल है वो हवा की वजह से जब गायब होगा तो नीचे वाले ने ऑटोमेटिकली उसकी जगह लेनी, क्योंकि एक ट्रांसपरेशन पुल की वजह से वाटर ऊपर आ रहा होता है। यही सारी की सारी बातें हैं कि अगर हवा में विंड है या हवा मूव कर रही है या विंड है, जब विंड ज़्यादा है, हवा ज़्यादा चल रही है, तो वाटर की डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेसोफिल सेल, क्योंकि स्टोमेटा से फिर पानी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आएगा। इसका मतलब रेट ऑफ ट्रांसपरेशन भी विंड के ज़्यादा होने से ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हवा खड़ी है, स्टिल है, तो फिर इतना कोई ख़ास ट्रांसपरेशन का रेट हमें नहीं देखता, वो डिफ्यूजन उसमें देखी जाती है। इसका मतलब कि उसमें फिर डिक्रीज देखने को मिलता है, तो ट्रांसपरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है जब विंड जो है वो स्टिल होती है। समझ आ गई को भी? अच्छा, नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर। ये भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब कि अगर वाटर है सॉइल में तो जाहिर है ट्रांसपरेशन होगा। मतलब कि अगर ज़मीन पे पानी है तभी तो जाइलम के थ्रू वाटर मूव करेगा ऊपर की तरफ। समझ आ गई? अब पानी ही नहीं है सॉइल में तो कहाँ वो जाइलम उसको एरियल पार्ट्स तक लेके जाएगा और कहाँ से ही वो ट्रांसपरेशन करेगा। इसका मतलब कि ट्रांसपरेशन के लिए सॉइल वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका इफेक्ट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। सॉइल वाटर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। अगर सॉइल वाटर कम है तो जाहिर है कम पानी ऊपर जाएगा, और जब पानी कम ऊपर जाएगा तो ट्रांसपरेशन भी कम होगी। यही बात उन्होंने लिखी हुई है कि लिटिल वाटर सॉइल में, इसका मतलब लेस ट्रांसपोर्टेड होगा वाटर बाहर की तरफ, ठीक है। और यही उन्होंने कहा कि अगर पानी ज़्यादा तो ट्रांसपरेशन भी ज़्यादा, अगर पानी कम तो ट्रांसपरेशन भी रिड्यूस हो जाती है। ये बातें नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है ना, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जितना कह दूँ वो काम है। यही वजह है कि मैंने आपकी खिदमत में वो पेश भी कर दिया। वाई ट्रांसपरेशन इज कॉल्ड नेसेसरी एवल। एक ज़रूरी बीमारी है, एक बड़ी अहम जो है वो बुराई है। एवल का मतलब होता है बुराई, अहम का मतलब ज़रूरी, और नेसेसरी का मतलब ज़रूरी। इसका मतलब ट्रांसपरेशन जो है वो एक ज़रूरी बीमारी है या ज़रूरी बुराई है। कैसे ज़रूरी है? इसका मतलब किसी हद तक ट्रांसपरेशन का फ़ायदा भी है और किसी हद तक इसका नुकसान भी है। तो वही हमने बेसिकली इंपॉर्टेंस डिस्कस करनी। इंपॉर्टेंस का मतलब ये होता है फ़ायदा और नुकसान दोनों मिलके। अब हमने इसका नुकसान डिस्कस करना है। बेसिकली ट्रांसपरेशन की बात करें, ये नेसेसरी एवल इसलिए है क्योंकि ये कंपलसरी भी है, ज़रूरी भी है, और इसका नुकसान भी है। उन्होंने कहा कि ये नेसेसरी भी है। नेसेसरी का मतलब है कि गैसेज एक्सचेंज हो रही होती हैं भाई। ट्रांसपरेशन ने क्या करना होता है, जैसे इवेपोरेशन होती है तो सरफेस जो है ना वो वेट रहती है। अब वेट सरफेस जो या वेट सेल जो है मेसोफिल सेल, वो गैसेज एक्सचेंज में भी अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट समझ आ गई। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने नुकसान भी लिखा हुआ है। इसका नुकसान ये है कि वाटर की इवेपोरेशन से जाहिर है मुरझा सकता है, डेसिकेशन कहते हैं, बिल्कुल उसमें खुश्की आ सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर अल्टीमेटली डेथ हो सकती है, या जो जहाँ बिल्कुल कहत होता है, पानी कम होता है एनवायरनमेंट में, तो जाहिर है वहाँ फिर इतनी वो कमी हो जाती है पानी की, वो मुरझा भी सकते हैं। तो ऊपर से अगर ट्रांसपरेशन भी हो रही हो तो क्या ही तबाही होगी प्लांट्स में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कहते हैं कि अगर इसी तरह पानी की कमी होगी,
ठीक है, तो उसमें यह कि प्लांट की ग्रोथ भी इफेक्ट होती है, क्रॉप प्रोडक्शन भी इफेक्ट हो रही होती है, तो ये कुछ बुराइयाँ, लेकिन इसका फ़ायदा भी बहुत है। फ़ायदा ये है वो हम डिस्कस करते हैं, कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट। अच्छा, ऐसा है कि अगर हम पानी की बात करें ना, तो पानी में मिनरल बड़े अच्छे डिजॉल्व हो जाते हैं। अगर हमने चीनी हल करनी हो तो हम उसको पानी में मिक्स करते हैं, अच्छे से हो जाता है, नमक भी हल हो जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर प्लांट्स में हम मिनरल साल्ट्स की बात करें तो वो भी पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, और पानी में जैसे ही डिजॉल्व होते हैं तो फिर ट्रांसपायरेशन पूल की वजह से या फिर ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम में वो फिर थ्रू आउट द प्लांट बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करना आसान होता है। समझ आ गई है? अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने कहा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, कि वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के रिजल्टेंट में। या फिर आसान कर दूं तो पानी ने ज़मीन से रूट से होते हुए ट्रांसपायरेशन पुल की मदद से जब एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो जितने भी टॉल प्लांट्स हैं उनके लीव्स तक भी इवन जाना है तो ट्रांसपायरेशन पुल से ही जाना है। और ट्रांसपायरेशन पुल तभी क्रिएट होगा जब ट्रांसपायरेशन होगी, तो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जी कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। जैसे ही अगर हम इन्वायरमेंटल की बात करें, वो इन्वायरमेंटल जहाँ हाई टेम्परेचर होता है या हार्श इन्वायरमेंट होता है, जब वहाँ ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है ना, या वेपोरेशन होती है, तो एक कूलिंग इफेक्ट होता है। जैसे अगर आप गर्मियों में देखें, जब आपको स्वेटिंग हो रही होती है, तब आप जब फिर उसके बाद हवा चलती है तो आपको सरफेस पे बड़ी एक ठंडक महसूस होती है। इसका मतलब कि वेपोरेशन जो है वो सरफेस पे कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। अच्छा, गैसेज एक्सचेंज, वेट सरफेस पे जाहिर है गैसेज एक्सचेंज हो रही होती हैं, ठीक है। सो वेट सरफेस जो है वो गैसेज एक्सचेंज के लिए बड़े फेवरेबल है। आई होप आपको बहुत अच्छे से आज का टॉपिक समझ आया होगा। थोड़ा लेंथी था लेकिन ट्रस्ट मी बहुत आसान है। जो मैंने आपको टॉपिक की जो सब हेडिंग्स है उसके स्टार्ट में एक एक लाइन बताई थी ना, जिससे ज़िंदगी आसान हो जाती थी, अगर आप वो समझ आए तो आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी। मज़ीद भी आपने इससे रिलेटेड अगर कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा, अगर आपको समझ आई हो तो आप फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और हाँ, लास्ट पे यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे इस चैनल रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती जाएंगी। नेक्स्ट हमें इंशाल्लाह ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स को डिस्कस करना है। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।